बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। नीरज पब्लिकेशन की गाइड बुक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ चल रहा है। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको पेमेंट पेज पे जाना है और स्पेशल प्रोमो कोड यूज करना है, जो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 50% के बाद भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना है NEP 2023। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। और नीरज books.com पे जाकर के आप इस बुक्स को, गाइड बुक को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। वेलकम टू दिस चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट नंबर 5 है उसका लेसन नंबर 4। जी हाँ, लेसन नंबर 4, 5, 6 लास्ट आज हम ख़त्म करेंगे। सॉरी, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। बट मेरा यही था कि मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले वन शॉट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं और वन शॉट आप तक जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन के तौर पे आ जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले दे दिए गए हैं और बाकी के चैप्टर्स भी करा दिए। जिनको नोट्स चाहिए वो डेफिनेटली ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश से। तो देखो, कैश हमें पता ही है क्या होता है। कैश हमें पता है, और मैनेजमेंट ऑफ कैश है कि यानी कि कैश को मैनेज करना। तो सबसे पहले कैश इज द वन ऑफ द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। ये हमें पता है कि बिजनेस के अंदर जो हमारा कैश है वो एक टाइप का करंट एसेट है। इट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम टू कीप द बिजनेस गोइंग। जब भी बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमें जो पैसा है वो ज़रूरी ही चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। एंड अ बिजनेस कंसर्न शुड ऑलवेज कीप सफिशिएंट कैश फॉर मीटिंग इज ऑब्लिगेशन। और हर एक बिजनेस के कंसर्न यही रहते हैं कि उसके पास सफिशिएंट फंड होना ही चाहिए, ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए और कोई शॉर्टेज वगैरह उसको फ्यूचर में फेस ना हो, यानी कि जिससे कि उसको आगे दिक्कत आए उसके ग्रोथ में या किसी भी चीज़ में। तो कैश एक बहुत ही मोस्ट अनप्रोडक्टिव, मतलब बेसिकली हमारा कह सकते हैं कि बिना कैश के तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हैं। एंड नेचर ऑफ कैश कैसा होता है, फॉर सम पर्सन कैश मीन्स ओनली मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो कैश है वो एक टाइप का करेंसी है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ ओनली मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, कैश इन हैंड कह सकते हैं। बट फॉर अदर पर्सन कैश मीन्स बोथ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी जो हमारे बैंक में पड़ा है वो भी तो हमारा ही कैश हुआ। कुछ लोगों की सोच है ये कि किसकी के लिए करेंसी जो है, मनी जो है वो कैश है, किसी के लिए जो उनके बैंक में पड़ा है वो भी उनके लिए कैश है। सम इवन इंक्लूड नियर कैश एसेट्स, है ना, कैश एसेट्स भी इंक्लूडेड होती है। दे टेक मार्केटेबल सिक्योरिटी टू एट पार्ट ऑफ द कैश। दीज आर द सिक्योरिटी विच कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। की बहुत सारी सिक्योरिटी है, उनको कन्वर्ट वो कैश में कर सके, वो भी कैश का पार्ट है। कैश इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज यूज एज अ मीडियम टू एक्वायर अदर एसेट। आपको कोई भी सामान, कोई भी एसेट खरीदनी है, चाहे वो फिक्स्ड है, ठीक है, या कोई सी भी चीज़ है, तो आपको उसके लिए भी कैश चाहिए होता है। तो ये बाकी सारी चीज़ें आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन मेन था वो मैंने पढ़ा दिया। मोटिव क्या है फॉर होल्डिंग कैश, कि आपको कैश को क्यों होल्ड करना पड़ता है, उसके मकसद क्या है, मोटिव्स क्या है। तो सबसे पहला आता है ट्रांजेक्शन मोटिव। आ फर्म नीड्स कैश फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन इन द डे टू डे ऑपरेशन। ये भी पता है डे टू डे की एक्टिविटी में बिना कैश के काम नहीं होता। अब मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं और हमने एक ही बार फिक्स एसेट पे खर्चा कर दिया। आपको क्या लगता है कि वर्कर को वेजेस नहीं देनी या सैलरी नहीं देनी, या फिर हम लोगों को रेंट नहीं पे करना, बाकी के एक्सपेंसेस नहीं करने, तो उसके लिए भी तो कैश चाहिए ना। द कैश इज नीडेड टू मेक परचेजेस, पे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें भी तो आती है ना। कि अगर किसी ने अपनी कंपनी के शेयर इशू करा है, अगर आप उनको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कैसे कंपनी चलेगी। द कैश नीड्स अराइव ड्यू टू द फैक्ट देयर इज नो कंप्लीट बिटवीन कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, की आपने रिसीव भी किया और आपने पेमेंट्स भी।
नेक्स्ट आता है प्रिकॉशनरी मोटिव पे। अ फर्म इज रिक्वायर्ड टू कीप कैश फॉर मीटिंग वेरियस कंटीजेंसीज, है ना। थ्रो कैश इनफ्लोज आउटफ्लो आर एंटीसिपेटेड बट देयर मे बी अ वेरिएशन दीज एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल अ डेटर हु हैज टू पे आफ्टर 7 days में इन्फॉर्म इज इनएबिलिटी टू पे। अब डेटर्स में भी क्यों इंक्लूडेड होता है, आपने ये सोचो कि अपना जो माल है वो बेच दिया, वो आपको 10 दिन बाद पैसे देगा, 15 दिन बाद देगा, 20 दिन बाद देगा, वो भी तो आपका क्या हुआ, एक तरीके से कैश होल्ड करना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो ये भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या होता है स्पेकुलेटिव मोटिव? रिलेट्स टू द होल्डिंग ऑफ कैश फॉर इंसेंटिव इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। जो भी हमारे लिए प्रॉफिट वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो भी तो एक तरीके का कैश होल्ड हो गया ना, कि आपने कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखा है। व्हेन दे अराइज सच अपॉर्चुनिटी डू नॉट कम इन रेगुलर मैनर, और रेगुलर मैनर्स में नहीं आती, क्योंकि प्रॉफिट वाली चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं और उसके लिए भी हमें कैश होल्ड करके रखना पड़ता है। प्राइसेस ऑफ शेयर कह सकते हैं सिक्योरिटी में लो एट द टाइम विच इज द एक्सपेक्टेशन दैट दीज विल गो अप शॉर्टली, है ना। यानी कि हमने खरीद लिया सस्ते में और उसके बाद में उसको बेच दिया पैसों में बहुत हाई रेट्स पे, तो वो भी है, उसके लिए भी होल्ड करना पड़ता है। कैश मैनेजमेंट क्या है, नाम से ही क्लियर है, कैश को मैनेज करना इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट। तो कैश मैनेजमेंट हैज एज्यूम इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑल ऑफ द करेंट एसेट्स, है ना। कैश मैनेजमेंट डील करता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा कितना आ रहा है कितना इन है। इनफ्लो मीन्स आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है। कैश फ्लो विद इन द फर्म, फर्म के अंदर की बात हो रही है। कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। कैश की प्लानिंग्स होती है, किस तरीके से होती है, जैसे एक टेक्निक टू प्लान एंड कंट्रोल ऑफ द कैश, की कैश को किस तरीके से प्लान करना है, उसकी टेक्निक क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करना है। एंड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी प्रिपेयर्ड। एक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी तो आपने देखा कितना इनफ्लो था कितना आउटफ्लो था। हम ये भी जानते हैं कि कहाँ से इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, या आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कैश फॉरकास्ट करना एंड बजटिंग। कैश बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर द कंट्रोल ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आप ये सोचो कि आप अपने घर का जो बजट बनाते हैं, अगर एक पर्सन की पहले सैलरी देखी जाती है, ये थोड़ी ना कि हम जितना मर्जी खर्चा करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, ऐसे तो हम कुछ भी खरीद लें, बट हमारी जितनी चादर होगी हम उतने ही तो पैर पसारेंगे ना, यानी कि जितनी जिसकी सैलरी होगी वो उतना ही अकॉर्डिंग बजट बनाएगा। ऐसे ही हम लोग अपनी फर्म के अकॉर्डिंगली फॉरकास्टिंग करते हैं, कैश की बजटिंग करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पैसा है कहीं ज़्यादा ना चला जाए। तो इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है कैश का, जो आज हम पढ़ रहे हैं। रिसिप्ट्स आप समझ गए होंगे, रिसिप्ट्स हो गया, और उसके बाद बाकी ये रीड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैनेजिंग कैश फ्लोज हैं, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। मेथड्स कौन से हैं? एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज के प्रमोट पेमेंट बाय कस्टमर। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट कैश इनफ्लोज द कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर शुड बी prompt, and this will be possible by prompt billing, and the customer should be promptly informed about the amount payable and the time which is should be paid, है ना। यानी कि वो कब पैसे पे करेंगे, पेमेंट उनका कब होगा, कब वो देने वाले हैं। क्विक कन्वर्जन होता है पेमेंट इनटू कैश की, ये भी सही बात है कि आप ये सोचो कैश इनफ्लो कैन बी एक्सेलरेटेड बाय इंप्रूविंग द कैश कलेक्टिंग प्रोसेस। उसके प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना टाइम टेकिंग होगा, है ना। मेलिंग टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर डिसेंट्रलाइज कलेक्शंस होते हैं। बिग फर्म ऑपरेटिंग ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया कैन एक्सेलरेट कलेक्शंस बाय यूजिंग द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज कलेक्शंस, यानी कि कलेक्टिंग सेंटर्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे मेलिंग टाइम को, है ना। और फिर लॉक बॉक्स सिस्टम होता है जो कि एक अनदर टेक्निक होती है जिससे हम अपने मेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग हो गई, कलेक्टिंग टाइम हो गया। अंडर दिस सिस्टम द फर्म सिलेक्ट सम कलेक्टिंग सेंटर एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब उनको जहाँ जहाँ कलेक्ट करना होगा उसके अलग अलग प्लेसेस होते हैं। तो प्लेसेस होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स, है ना। उनके बेसिस पे उनके पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग की जाती है। मेथड ऑफ स्लोइंग कैश आउटफ्लोज क्या है, तो सबसे पहला पेइंग ऑन द लास्ट डे, हमेशा लास्ट डेट पे हम उसको पेमेंट कर देंगे। द डिस्टर्बेंसमेंट can be delayed on the making payment on the last day due date only in the credit 10 days then payment should be made on 10 day only, है ना। तो वो डेट वगैरह डे वगैरह लास्ट ड्यू डेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पे कर देंगे। पेमेंट थ्रू ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं, आप लोग देखते हैं डीडी वगैरह बनवाते हैं, वो सब हो गया। पेरोल फंड्स हो गया, उसके थ्रू हो गया। पेमेंट्स हो गया, इंटर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज ऑफ फ्लोट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आउटफ्लो के। एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंसेस है। कैश बजट वगैरह आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, इसको बस एक दो बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे ना कुछ दो मॉडल्स होते हैं, एक तो है बॉमल मॉडल है और एक हमारा है मिलर और मॉडल। तो सबसे पहला तो आता है हम लोगों का बॉमल मॉडल जो होता है वो क्या कहता है, वो एक बार हम समझ लेते हैं कि वो क्या समझाना चाहता है। तो विलियम जे बॉमल हैज़ सजेस्टेड अ मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश बेस्ड अपॉन कैरिंग एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कैश। द कैरिंग कॉस्ट मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कैरिंग कॉस्ट एक्चुअल में होती कौन सी है। तो कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, कि आप कितनी कैश को होल्ड कर पाते हैं
फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू कैश, कि जितनी भी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, है ना। तो इसके फॉर्मूलेज हैं कुछ यहाँ पे दिया गया, C इज इक्वल टू √2A इंटू F अपॉन O। C स्टैंड फॉर ऑप्टिमम कैश बैलेंस, A स्टैंड फॉर एनुअल या मंथली कैश कह सकते हैं हम लोग, और F फॉर फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, या O फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ। हाँ, तो बेसिकली इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ बुराइयाँ हैं इस मॉडल की। तो ये जो मॉडल है वो एज्यूम करता है कांस्टेंट रेट ऑफ यूज़ ऑफ कैश, कि हमारा जो रेट है कैश का यूज़ करने का बहुत कांस्टेंट है। दिस इज द हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। जनरली द कैश आउटफ्लो इज एनी फर्म आर नॉट रेगुलर। ये तो जाहिर सी बात है कि कैश आउटफ्लो हमें पता ही नहीं होगा तो रेगुलर भी नहीं होता, रेगुलर नहीं माना गया। हेंस द मॉडल में नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। सो इस जो मॉडल ने करेक्ट रिजल्ट नहीं दिए हैं, एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू मेजर, और हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जो है वो डिफिकल्ट ही मेजर कर पाएंगे, सिंस दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि हमारा आउटफ्लोज क्या रहने वाले हैं व्हेन द एज वेल एज द मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली जो बॉमल मॉडल है वो हमें यही समझाता है कि मान लीजिए हमारी जो नॉर्मल क्वांटिटी अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमारे को प्राइस कुछ अलग पड़ता है, लेकिन अगर हमारी बल्क की क्वांटिटी होती है तो उसमें हमारे प्राइसेस कम हो जाते हैं, यानी मिनिमाइज हो जाती है कॉस्ट। तो यानी कि वो यही समझाता है इस मॉडल के अंदर कि जो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, जबकि मिलर और मॉडल हमें क्या बताता है, आर्ग्यू दैट चेंजेस इन कैश बैलेंस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ रेंडम इन साइज एज वेल एज अ डायरेक्शन, यानी कि वो साइज के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करता है। यानी एज सिंपल एज दैट हम ये समझे मिलर और मॉडल को, तो वो यही समझाता है कि हमारी एक लिमिट होती है, यानी कि जिसमें हम कैश की एक अपर और एक लोअर लिमिट होती है, हमें उसी के बीच रहना, ना उससे ऊपर ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही बताया गया, इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया है, Z इज इक्वल टू 3TV अपॉन 4I रेस्ट टू द पावर 1/3, है ना। द T स्टैंड फॉर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, V फॉर वेरियंस ऑफ द डेली कैश इनफ्लोज है, एंड I स्टैंड फॉर डेली परसेंट इंटरेस्ट रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। द मॉडल एज्यूम आउट ऑफ 2 एसेट्स, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैश टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाइस वर्सा इज पॉसिबल विदाउट एनी डिले बट द कोर्स ऑफ सम कॉस्ट, यानी कि एक लिमिट तय कर दी कि मान लीजिए मैंने बोला कि मैं दिन में सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये से लेके 300 के बीच में ही खर्चा करूँगी, तो ना उससे ऊपर ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम की जो लिमिट है वो सेट करी गई है, और उसी में हमारे जो लिमिट है वो रहती है। और अगर हमें लगता है कि हम जो अपनी लिमिट से नीचे जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो है सेविंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा जाएंगे तो हमारे को रिस्क ज़्यादा रहेगा। अगर हमारा रिस्क कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, अगर रिस्क हाई है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। डिपेंड करता है रिटर्न्स पे भी एंड साथ ही साथ हमारे रिस्क के ऊपर भी। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड है, ट्रेजरी बिल, बैंक डिपॉजिट, ये सब तो मैं मानती हूँ आप लोगों ने पढ़ रखा है। इलस्ट्रेशंस वगैरह आपके सामने ये एक दे रखी है जो कि मैं आपको एक करा देती हूँ। तो फ्रॉम द फॉलोइंग फॉरकास्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ जनवरी टू अप्रैल 1995 का डेटा है ये, जिसके अंदर हमारे को कुछ फॉरकास्टिंग है इनकम और खर्चे को लेकर के। जैसे मंथ है, मंथ कौन सा है, नवंबर 1994 है, सेल हुई थी 30,000 की, हमने माल खरीदा था 15,000 का, और दिहाड़ी हमने दी थी, वेजेस दी थी 3,000 की, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 1150 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1060 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 500 है। तो इस तरीके के सारे आप इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, तो नवंबर है, दिसंबर है, जैन, फेब, मार्च है। ठीक है, तो ये डेटा दे रखा है, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है आपने। कस्टमर ने अलाउ किया क्रेडिट पीरियड 2 मंथ, डिविडेंड 10,000 का पेबल इन अप्रैल में दे दिया था डिविडेंड शेयर होल्डर को। एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है कि प्लांट परचेज किया था 15 जनवरी को फॉर ₹5,000, बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज ऑन 1 मार्च एंड द पेमेंट आर मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट पे जा रही है, 2-2 हज़ार रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी जा रही है बिल्डिंग की। क्रेडिटर की जो क्रेडिट है वो 2 मंथ की है, वेजेस जो है वो पे करी जा रही है फर्स्ट नेक्स्ट मंथ के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो भी बैलेंस दिया था एडिशनल उसको निकाला है। ओपनिंग बैलेंस पहले सारे ले लिए, पेमेंट्स जो करी हैं वो वेजेस वगैरह सब ले लिए हैं, टोटल क्लोजिंग बैलेंस। ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपने सीखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं मान के चलते आपको समझ आ गया। वैसे ये सिर्फ समझने के लिए था, और इलस्ट्रेशन बाकी सेकंड भी कुछ इसी तरीके की है। और
ये सब दिया हुआ था। इस पूरे चैप्टर में मेन जो थे वो मॉडल्स हैं, वो अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सब मैंने फिर भी करवा दिया है। नेक्स्ट आते हैं लेसन नंबर 5 पे, रिसीवेबल मैनेजमेंट पे। तो रिसीवेबल का मतलब ही समझ लेते हैं। रिसीवेबल मीन्स होता है हम कुछ भी चीज़ रिसीव कर रहे हैं, जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। पहले मैं अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में बता दी, उसके बाद आप लोगों को डिफाइन के साथ समझा रही हूँ। अ साउंड इज मैनेजरियल कंट्रोल रिक्वायर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री, कि जो भी आपकी लिक्विड एसेट्स होती है, लिक्विड कौन सी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है ना। तो आपको पता ही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, ये सारी आते हैं, डेटर्स वगैरह। एंड दीज एसेट्स आर द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, और ये जितनी भी एसेट है वो सारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि जल्दी से कैश में जो कन्वर्ट होती है डेली बेसिस पे, तो आपका वर्किंग कैपिटल एज अ बिजनेस के अंदर तौर पे कंसीडर होता है। An efficient use of financial resources is necessary to avoid financial distract. Receivable result from credit sales. Receivable result जो होते हैं बेसिकली कहाँ से होते हैं? क्रेडिट सेल से होते हैं। तो क्रेडिट सेल क्या होती है? उधार वाली सेल। आपने ये सोचो, रिसीवेबल तभी कंसीडर करा ना कि आपको कुछ मिलेगा, और वो तभी मिलेगा उधार पे दिया आपने माल, उधार पे सेल करिए तो आपको उसका पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद आता है कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू अलाउ क्रेडिट सेल इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट सेल वॉल्यूम। अगर हमें सेल वॉल्यूम बढ़ानी है तो हम क्रेडिट सेल बढ़ा देते हैं, यानी कि उधार का माल बढ़ा देते हैं। आप ये सोचो, आप किसी भी दुकान में बैठे हो, छोटी मोटी दुकान स्टेशनरी की है, छोटी मोटा और बिजनेस है या कोई भी है, वहाँ पे अगर बड़े बिजनेस की भी बात की जाए, होलसेलर की बात करी जाए, तो वो भी क्या है, रिटेलर जब उसके पास सामान लेने जाता है तो वो पिछले पुराने पैसे देकर आता है, और नए वाले के लिए वो आगे के लिए पक्का करके आता है कि मैं आगे पे करूंगा, ये इतना दे के जा रहा हूँ, बाकी इतने दूंगा। चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो होलसेलर के पास गया या फिर रिटेलर के पास कोई आया, तो यानी कि क्रेडिट सेल से उसकी दुकान की सेल बढ़ रही है। अगर वो अपनी दुकान का क्रेडिट बंद कर दे, उधार बंद कर दे, तो उसकी सेल नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ डीलिंग करते हैं कैश टू कैश का, मतलब उधार पे नहीं चलते। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। यही वाली बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। समटाइम अदर कंसर्न इज दैट अ लाइन माइट हैव एस्टैब्लिश अ प्रैक्टिस ऑफ द सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। वो सारी कहानी है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी रीड आउट कर सकते हो। रिसीवेबल का मतलब एक बार समझ लो। रिसीवेबल रिप्रेजेंट अमाउंट ओन टू द फर्म एज अ रिजल्ट द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने अपनी सर्विस दी या आपने अपना सामान दिया, उसके बदले आपको पैसा मिलना है, रिसीवेबल है, रिसीव कर रहे हो, तो रिसीव से आपको समझना है। रिसीवेबल आर ऑल्सो नोन एज द अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, कस्टमर रिसीवेबल, बुक डेट्स, ये सारी चीज़ों के नाम से इसको जाना जाता है। और हमारे कंपटीशन को मीट करने के लिए करना पड़ता है, और अपनी सेल और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी हमें रिसीवेबल पढ़ना पड़ रहा है। तो रिसीवेबल को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कॉस्टेज आती है वो हमें पढ़नी है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट, द कंसर्न capital is allowed to be used by the customer. The receivable are financed from the fund supplied by shareholder for long term financing, and through retained earning these concern incur some cost for collecting funds which finance receivable. बेसिकली आपने अपना जो गुड्स है, सर्विसेज है, वो अपनी प्रोवाइड करी उधार पे, है ना। सर्विस दी तो भी उधार पे आपने कर लिया। कंसर्न जो है कैपिटल अलाउ करते हैं यूज टू द कस्टमर। रिसीवेबल आर फाइनेंस्ड, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल इज एसेंशियल फॉर रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि आपने प्रॉपर एक मैनेजमेंट तैयार कर रखा है कि हाँ भाई प्रॉपर किस तरीके से कलेक्शन होने वाली है। द कस्टमर हु डू नॉट पे द मनी ड्यूरिंग अ स्टिपुलेटेड क्रेडिट पीरियड आर सेंट रिमाइंडर, कि जिसने नहीं दिया है या उसका टाइम पीरियड आने वाला तो उसको रिमाइंडर वगैरह भेज दिया पेमेंट के लिए, ताकि वो टाइमली भेज दे, ताकि उनके मैनेजमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना है। बैड डेब्ट्स भी हो सकते हैं, पैसा डूब भी सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमने बोला 10 दिन बाद पैसे देना और वो इंसान सही ही होगा। हो सकता है कि सही भी हो, दे भी दे, हो सकता है ना भी दे। जो ना दे तो वो तो डूब गया। तो बैड डेट्स हैं। सम कस्टमर में फेल टू द पेमेंट ड्यू टूवर्ड्स देम। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसका मन नहीं है या पैसे नहीं है, वट बहुत सारे रीजंस हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ द रिसीवेबल, के रिसीवेबल के क्या साइज है, कौन कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने उधार पे जो सेल करी है उसका साइज कैसा है। जैसे बाटा शू कंपनी है, ठीक है, वो अपना सामान जो है किस पे बेचती है। इफ अ कंसर्न सेल ओनली अ कैश बेस इन द केस ऑफ द बाटा शू कंपनी, देन देयर विल बी नो रिसीवेबल। उसका कोई रिसीवेबल नहीं बनता। आप ये सोचो, आप किसी भी बड़े शोरूम में जाते हो, आप उनको ये बोलते हो हम 10 दिन बाद पैसे देंगे या 20 दिन बाद देंगे, नहीं। लेकिन आप ना दूसरी दुकानों पर जाकर आप कर सकते हो। किसी ब्रांड वाले के साथ ऐसे डीलिंग नहीं हो पाती। द हायर द पार्ट ऑफ द क्रेडिट सेल आउट ऑफ द टोटल सेल, है ना, एंड वाइस वर्सा। क्रेडिट की कुछ पॉलिसीज भी होती हैं। ये नहीं है कि आपने सामान खरीदा 2000 का और आप बोल रहे हैं मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी बैड डेब्ट्स की हमेशा रहती है। जो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं या हमें जानते हैं या बाद में हम नहीं देना चाहते,
तो कुछ पॉलिसीज हैं, टर्म उसकी टर्म्स रहती हैं, द साइज ऑफ रिसीव ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ द ट्रेड, द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ एंड द रेट्स ऑफ डिस्काउंट आर गिवन लिंक टू द रिसीवेबल, किस तरीके से आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। एक्सपेंशन आपके प्लान कैसे हैं, आपको किस तरीके से ग्रोथ में लाना है, मार्केट में एंटर कैसे होना है, कैसे कस्टमर को ट्रैक करना है, कैसे उसको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड्स करके फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, प्रॉफिट के साथ रिलेशंस क्या हैं आपके, है ना, आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। कस्टमर की सबसे पहले हैबिट जानिए, हैबिट ऑफ द कस्टमर और ऑल्सो बियरिंग द साइज ऑफ द रिसीवेबल, वो भी डिपेंड करता है कि अगर उनकी हैबिट ही आपको पता चल जाए कस्टमर्स की, तो आपको पता चल जाएगा रिसीवेबल किस तरीके से होने वाले हैं, है ना, या कितनी पेमेंट्स रहेंगी या कितने हम लोग उसमें से रिसीव करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। डायमेंशंस एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट पॉलिसी है वही पहले फॉर्मुलेट करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिंग कलेक्शन पॉलिसीज़ है ना, तो वो डिपेंड करती है आपकी क्या है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बाकी डिपेंड कर सकता है क्रेडिट पीरियड की लेंथ कितनी है, मतलब कितने लंबे समय तक चलेगा, कैश डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट पीरियड कितना है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम अभी सर पर है और इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप बना के लिख सकते हैं, जितना मैं समझा रही हूँ सफिशिएंट रहेगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बाकी इसको गो थ्रू कीजिएगा। और फिर आता है नॉन मॉनिटरी कॉस्ट वगैरह, ये भी आप रीड कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है वैसे तो यहाँ पे ये कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं वैसे। और जिसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको पता है, वेरिएबल जो टाइम टू टाइम मतलब प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन अगर हुआ तो ही आएगी कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन फिक्स तो आएगी ही आएगी, ठीक है। आपने जो है रेंट पे रूम जगह ले लिया, लैंड वगैरह ले लिया, और आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको तो मतलब वहाँ पे रेंट जा रहा है ना। और जैसे कि अगर आपकी मशीनरी चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो तभी आ रही है, या फिर आपका फ्यूल वगैरह खर्चा हो रहा है, या फिर दिहाड़ी देनी पड़ रही है, वो सारे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है कि प्रोडक्शन होगा तो आपको पे करना है। वही सारे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो पूरा चैप्टर यहीं यहाँ पे पूरा लेसन यहाँ समाप्त होता है। लास्ट बचता है, इसको भी फटाफट से ख़त्म करने की पूरी ट्राई करेंगे। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाइए, तो देखो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वो सारे इन्हीं वीडियोज़ में डिस्कस हो रहे हैं। बाकी जो डेटा बेस्ड हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आप गो थ्रू करके जा सकते हैं। और बाकी मैंने हर एक वीडियो के अंदर जो एक दो क्वेश्चन हैं मेन वो करवाए हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री आप लोगों को पता ही है, काफ़ी बार आप पढ़ चुके हैं। एवरी एंटरप्राइज नीड्स इन्वेंट्री फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द एक्टिविटी, ये भी आपको अच्छे से पता है। हर एक एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री ज़रूरत पड़ती है। लिंक होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के बीच का, यानी कि टाइम लैग होता है बिटवीन द नीड एंड द फुलफिलमेंट। एक बंदे की ज़रूरत है और एक बंदे की ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया, है ना। रिक्वायरमेंट है तो एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मीनिंग क्या है, नेचर क्या है इन्वेंट्री का, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है, मेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल फ्रॉम अ मेजर इनपुट। ये जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं ना, बड़े इजी हैं, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब जिनको लगता है ना कि नहीं आता, प्रैक्टिकल पेपर सर पे है, 4, 5, 6 ये लास्ट चैप्टर जो करवा रही हूँ ना, मतलब आपने थोड़ा ये पूरी वीडियो देख ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो डेफिनेटली यार थ्योरी भी आप करके जाओगे, थोड़ा बना के लिखोगे ना, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, फिनिश गुड, ये सब आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी सामान बन के तैयार नहीं हुआ, अभी बीच में है, उस पर भी तो खर्चा आया होगा ना कुछ। रॉ मटेरियल जो हमने माल लाया है अभी, जैसे कि पेन वेन बनाना है, तो पेन बना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे पेन है, पेन क्या है, पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, बॉडी चाहिए, ये सारी चीज़ें, पैकेट मटेरियल, ये सारा कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल है। आधा बन के रेडी होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमने कैप लगाई है या फिर रिफिल डाली है, तो वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस कंसीडर हो गया, कंज्यूमेबल है, फिनिश गुड्स है, पूरा पेन बन के तैयार हो गया, आपका फिनिश गुड है, ठीक है। स्पेयर्स वगैरह क्या होता है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है बेसिकली। जैसे हमारे ये कुछ इंजन कह सकते हैं, या फिर और भी वो डिपेंड करता है हमारी सामान के ऊपर कि उसकी रॉ मटेरियल हर किसी का अलग अलग होता है। बेनिफिट क्या होता है, होल्ड करने का, इन्वेंट्री का, ट्रांजैक्शन मोटिव, ये बस सारी वही वाली जो मोटिव हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन से रिस्क और कॉस्ट है होल्डिंग इन्वेंट्री के, तो सबसे पहला तो कैपिटल कॉस्ट आती है, ब्लॉकिंग हो जाती है फर्म फाइनेंशियल। आप बस इतना सा एक एग्जाम्पल समझ लो, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब होता क्या है कि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जिन्होंने पूरी वीडियो हमेशा सुनते हैं तो वो तो उनको माइंड में रहेगा मैंने क्या एग्जांपल्स दिए हैं।
तो इजीली सब समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे बैठती है, कहाँ कहाँ पे हमारे रिस्क रहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो डिपेंड करता है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल पे कि उनका जो रॉ मटेरियल है उसमें कितना टाइम लग रहा है, रॉ मटेरियल से फिर उसका जो क्या कहते हैं सामान बन रहा है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है उसमें कितना टाइम लग रहा है, फिर फिनिश में कितना टाइम लग रहा है, फिर आगे कितना जा रहा है, तो कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है, कौन कौन से रिस्क बियर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंक्लूड द, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, प्रिपरेशन वाला भी आता है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क भी आता है, हमने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट किया वो भी आता है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट क्या होता है, A stock out is the situation when the firm is not having units of an item in store. उसके स्टोर में कोई यूनिट नहीं है जबकि there is a demand for either for the customer for the production department, लेकिन उसको डिमांड आ रही है लेकिन उसके पास अभी रेडी नहीं है। स्टोरेज है, स्टोरेज में क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड द रेंटल गोडाउन। आपको क्या लगता है कि आधा सामान बना के हम क्या बाहर रख देंगे या अपने सारा सामान अपने घर में रख लेंगे, उसके लिए गोडाउन चाहिए, इंश्योरेंस चार्ज चाहिए कि कुछ अगर दिक्कत आ जाती है तो पूरा लॉस होने से अच्छा है कि हम लोग इंश्योरेंस के कुछ चार्जेस ही भर दें ताकि हमारी सारी की सारी रिकवरी ना हो तो एटलीस्ट कुछ तो हो जाए। रिस्क और ऑब्सोलेंस है, इन्वेंट्री में भी बिकॉम एब्सोल्यूट ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आजकल रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर के टेस्ट बदल रहे हैं, वो भी सब ध्यान देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, बाकी इसको रीड आउट कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जिसमें आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम लोगों ने व्हाट टू परचेज, हम लोग क्या परचेज करें, हाउ मच टू परचेज, कितना खरीदें, कहाँ से खरीदें, कितना स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, कहाँ रखेंगे, कहाँ हमारे लिए अच्छा रहेगा, कहाँ पे हमारे कम खर्चा आएगा, कहाँ से हमारी कॉस्टिंग सही बैठेगी। आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट आप घर पे लेकर आते हो उसमें कितनी सारी कॉस्ट है। अगर हम बहुत गहराई में जा कर के एक प्रोडक्ट के बारे में जाने ना तो हमें पूरा पता चलता है कि इसके अंदर हर एक चीज़ इंक्लूडेड होती है, बट हम तो जब जाते हैं तो हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते और ये सारी चीज़ें लिखी भी नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉपी को भी लेकर आ रहे हो उसके अंदर भी कितने सारे जो एक्सपेंसेस हैं, मीडिएटर्स हैं, कॉस्टिंग है, रिस्क है, सब इंक्लूडेड होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, this ensure continuous supply of the material, spares, finished goods so that the production should not suffer any time and the customer demand should be meet। कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए चेन जो है वो टाइम टू टाइम चलनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, अंडर भी नहीं करनी चाहिए, दोनों ही खराब है। ज़्यादा लेके रख दिया, नहीं बिका, हो गया काम खराब, ठीक है। सामान नहीं है तो कस्टमर चला जाएगा, तो वो दोनों ही हमारे लिए ख़राब है। लॉसेस को कम से कम करना, वेस्टेज कम से कम करना, डैमेज कम से कम हो, राइट क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जस्ट इन द टाइम इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें आती है। और बाकी आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम स्टॉक लेवल का एक फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ये सब आता है तो आप लिख सकते हैं, मतलब रीऑर्डरिंग के लेवल का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपना डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल की अगर बात करें तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड करना है। उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी बार पढ़ा है आप लोगों ने। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, कितना इनकमिंग मटेरियल की इंस्पेक्शन वगैरह हो गई, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, सबका सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, दिस कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री, कि आपने इन्वेंट्री को होल्ड करने में जो खर्चा किया है वो आपकी कैरिंग कॉस्ट है ना। तो इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी आती है, स्पॉइलेज भी आती है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है इन्वेंट्री में वो भी आती है। इकोनॉमिक ऑफ अजम्पशंस में ही आता है, अजम्पशंस आप अच्छे से पढ़ के जाना कि भाई जो सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स इज सेटिस्फैक्ट्री, द गुड्स कैन बी परचेज वेन एवर देयर इज नीडेड, जब जरूरत होगी तब परचेज करेंगे। एंड द क्वालिटी टू बी परचेज बाय कंसर्न इज सर्टेन है, प्राइजेज ऑफ गुड्स आर स्टेबल रहते हैं इसके अंदर। और फॉर्मूला हाँ ज़रूर देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EOQ का फॉर्मूला है इज इक्वल टू √2AS अपॉन आई। ए मतलब एनुअल कंजम्पशन इन रुपीज़, अगर इसका प्रैक्टिकल भी आया ना तो फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली हो जाएगा। एनुअल कंजम्पशन की दिया होगा तो रख देंगे, S स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, I फॉर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर। तो ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी फाउंड, तो फॉर्मूला सामने ही है। EOQ कैसे निकलेगा, तो A इज इक्वल टू 30,000, S इज इक्वल टू 20, I इज इक्वल टू 10, फॉर्मूले में रखा और हमारा 346 यूनिट्स आ गया है, ठीक है।
तो एंड द नंबर ऑफ द ऑर्डर इन अ ईयर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हमने निकाला तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। एबीसी एनालिसिस है, मटेरियल आर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पास एक्सपीरियंस शो किया गया है ऑलमोस्ट 10% ऑफ द आइटम प्रोवाइड टू 70% टू वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन एंड द कैटेगरी आइटम कॉन्ट्रीब्यूट टू 70%। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे गिवन दी गई है, जिसको आप ना टेबल की मदद से देखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लास ABC है, नंबर ऑफ आइटम 10 20 70 है, वैल्यू ऑफ आइटम परसेंट की फॉर्म में 70 20 10 है, उसके अकॉर्डिंग चार्ट बनाना है बस। VED एनालिसिस है, जनरली फॉर स्पेयर पार्ट्स के लिए होती है, ये उसमें यूज़ की जाती है। एंड द रिक्वायरमेंट और एजेंसी ऑफ द स्पेयर पार्ट इन द डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल होते हैं ना स्पेयर पार्ट्स, उसके लिए ये वाला यूज़ किया गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला देख लेते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट ले लो, नेट सेल इज इक्वल टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड कितना था, डेज इन ईयर, साल में कितने डे होते हैं, दिन होते हैं, अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ले लो, वो हो जाएगा। 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड आउट कर सकते हैं। 8 भी ऐसी है, जो ज़्यादा मेन थे वो मैंने आपको भी बता दिए हैं। उसके बाद आता है रिस्क इन इन्वेंट्री मैनेज, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर बहुत बार पढ़ रखा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे खतरे होते हैं, रिस्क रहते हैं। किस तरीके से इन्वेंट्री में फॉल बिलो व्हाट फर्म पेड फॉर इट, देयर बाय कॉजिंग इन्वेंट्री लूजेस, कम होने लग जाती है इन्वेंट्री। डिपेंड अपॉन द इन्वेंट्री, परचेज करा आपने मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें आपको जैसे कभी ज़्यादा चोरी हो गई या फिर और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। सो मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है, पूरी की पूरी बुक यहीं ख़त्म होती है। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।